आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 5 हिंदी चैप्टर 4 नन्हा फनकार। ये एक कहानी है, एक बच्चा है, इसमें वो काम करता है, उससे बादशाह अकबर मिलते हैं। उनकी कहानी है कि वो छोटा सा बच्चा कैसा काम करता है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का था, वो एक चौकोर लाल रंग का पत्थर था, उसके पास बैठ गया और उसने उसके बाद कोई प्रार्थना बोली, फिर छेनी हथौड़ा लेकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधमनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कुछ दिन पहले ही जो ये लाल पत्थर था, इस पर उसने घंटियों की कतारें बनाई और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया। उकेरना मतलब उसने नक्काशी करनी शुरू करी। नक्काशी करते समय कड़ियाँ बनाता है, जैसे पत्थर पे कड़ियाँ बनी हुई, घंटी बनी हुई दिखेंगी, उसे उकेरना कहते हैं, यानी नक्काशी करना। तो उसने इसी पत्थर पर घंटियों की कतारें बनाई और कड़ियाँ बनाई। लड़के ने एक अधबनी मतलब अधूरी घंटी बनी हुई थी, उस पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब हथौड़ा का वार पत्थर पर करता, उससे जब कट लगता था, उससे क्या होता था, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े छितरा जाते थे, उछलते थे, तो वो आँखों में चुभ ना जाए, इसलिए वो आंखें सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूब गए थे। साथ साथ वो धीमी आवाज़ में कुछ गाता रहता था और उसके आसपास संगत रास जो पत्थर पर छेनी हथौड़े से बार कर करके मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उन्हें संगत रास कहते हैं, पत्थर पर कारीगरी करने वालों को। तो वो दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए रहते थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। वो 10 साल का था और अपना काम सीख रहा था। उसके पिता ने उसको काम सिखाया तो वह सीधी लकीर वाले और घुमावदार डिजाइन बना लेता था आराम से। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्या मुश्किल था उसको नक्काशी के काम में अब तक जो किया था? घंटियों को बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। वो जानता था एक दिन वो बारीक जालियाँ बना पाएगा, बहुत महीन महीन जालियाँ भी पत्थर पर बना पाएगा, महीन नफीस, महीन और सुंदर बेल बूटे बना पाएगा, कमल के फूल बना पाएगा, लहराते हुए सांप भी पत्थर पर बना पाएगा, मतलब उकेर पाएगा। ये उभरे हुए दिखते हैं ऐसे पत्थर पर, और ट्राकर चलते हुए घोड़े, ये सब वो पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उसके माता पिता गुजरात से कहाँ आकर बस गए थे? आगरा। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। उसका जन्म केशव का कहाँ हुआ था? आगरा में। और उसके पिता गुजरात से आए थे, तो गुजरात में उनका पुश्तैनी गांव है, तो वहाँ उसको जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। चारों ओर छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ हो रही थी। उसके पास कोई आ गया और उसके कदमों की आहट भी उसको सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? उसके कानों में आवाज़ पड़ी, कोई उससे कह रहा था, ये कितनी सुंदर घंटियाँ बनाई हैं, क्या तुमने खुद बनाई हैं? तो पीछे मुड़कर केशव ने आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो केशव ने आंखें उठाई तो देखा एक आदमी था, और उसने जब पूछा कि घंटियाँ तुमने बनाई है, तो उसने कहा घंटियाँ मैंने ही बनाई हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ? तल्खी माने कटुता, उसने बड़े कड़वापन से जवाब दिया। तो वो आदमी बोला, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। तो
केशव बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो वो आदमी बोला, 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब वो आदमी को अच्छी तरह देख रहा था। उसका कद, उम्र 30 साल की होगी लगभग। कद ना तो ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था, और उसने अंगरखा पाजामा पहन रखा था। उसके बाल, लंबे बाल लाल रंग की पगड़ी में ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने आदमी ने गले में मालाएं पहन रखी थी, उंगलियों में अंगूठी पहन रही थी। उन्हें देख के ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब दे पाता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। ये कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। तो वो आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था कि आदमी कितना अमीर है, कैसा है। उसी समय उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करके पूछा कि इसमें तो अभी काम बाकी है। वो कुछ जवाब देता, उससे पहले एक आदमी जो कि महल का पहरेदार था, भागकर उधर आया और बोला, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाँफते उसने कहा। वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। और अब केशव का माथा ठनका। जब उस पहरेदार ने इस तरह बोला कि हुजूर आला के सामने तुम बैठे हो, तुमने जुर्रत कैसे की, तब केशव का माथा ठनका कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा आदमी है। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? उसके मन में ख्याल आया कि ये कहीं बादशाह अकबर तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। जैसे खरगोश डर जाता है शेर को देख के और बहुत डरी हुई नज़रों से देखता है, तो इसी तरह खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलअंदाजी भली ना लगी। पहरेदार ने, अकबर उस बच्चे से बात कर रहा था, पहरेदार ने आकर बीच में टोक दिया, तो अकबर को ये पहरेदार की दखलअंदाजी भली अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो पहले तो डर गया था, पर अकबर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे प्यार से, तो इस कारण उसका डर कम हो गया। तो अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। तो केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम्हें मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? बादशाह ने केशव से कहा कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से गया, अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना आवाज़ में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। केशव डर गया कि वो बादशाह ने उसकी बात का गलत अर्थ तो नहीं निकाल लिया है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था कि इनको काम सिखाऊं नहीं सिखाऊं, ये ऐसा काम करेंगे क्या, ये अच्छा लगता है। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसा उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यस्त पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। एक जिसको अनाड़ी यानी जिसे काम नहीं आता, कोई तो जिसे उसे नक्काशी करना नहीं आता था महाराज को, और एक अनाड़ी सा बस यानी बड़ा व्यक्ति
तो एक अनाड़ी सी व्यस्क पर अपने काम की धाक जगाने में उसे मज़ा आ रहा था। उसको काम करना आता था, उस बड़े आदमी को काम करना नहीं आता था, तो उसको कि मैं कितना अच्छा काम कर लेता हूँ, उसे अपनी धाक जमाने में मज़ा आ रहा था। वे बड़े से ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। बादशाह जरा सा भी चूक जाते, गलती हो जाती, तुरंत वो उनको समझाता था और बताता था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। काम करते करते अकबर पूछ उठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज भी उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। वो दोनों अपने काम में इस तरह से खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आसपास मौजूद और जो कारीगर थे, पत्थर पर काम करने वाले, वो बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी कलाकार, बहुत फेमस हो जाओगे। केशव, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने पूछा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो बादशाह ने कहा, पहले ये महल तैयार हो जाए और आगरा से लोग यहाँ आकर रहने लग जाएं, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा और कारखानों में मेरे सबसे बढ़िया जो फनकार हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, शिल्पकार हैं, वो काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राजों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद का। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। अब उन्हें बेटे ने पिता से पूछा कि जब आगरा इतना सुंदर शहर है, फिर सीकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं? तब पिता ने बताया कि बादशाह अकबर के पहले संतान नहीं थी और वे बहुत परेशान थे। साधु संतों फकीरों के पास आते रहते थे। तो एक दिन वह यहाँ पर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आ गए और उन्होंने ही उनको बताया कि उनकी 3 संतानें होंगी। तो उसी समय केशव चहकते हुए बोला, शहजादा, सलीम, मुराद और दनियल। केशव ने चहकते हुए कहा, तो बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। अब यह पाठ पूरा हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने एक बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, ये जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई हैं ये जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। दूसरा प्रश्न, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो आपको अपनी कॉपी में घंटियाँ तथा कड़ियों के चित्र बनाने हैं तथा ऐसी कुछ इमारत हैं जो मैं आपको बताऊं, उन जिन पर नक्काशी की गई हैं उनकी तस्वीर आप चिपका सकते हैं। जैसे बुलंद दरवाज़ा जो सीकरी में बना हुआ है, ताजमहल और कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप इनकी तस्वीरें चिपका सकते हो।
केसव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में आकर क्यों बसते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि रोज़गार नौकरी की तलाश में आदमी एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अकबर को पहरेदार की दखलअंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर नेक इंसान थे, वो अपने प्रजा के हालचाल पूछते रहते थे, वेश बदल कर मिलते थे और केशव उन्हें पहचान नहीं पाया था और पहरेदार के कारण केशव ने उनको पहचान लिया और वो डर गया था, इसलिए पहरेदार की दखलअंदाजी उन्हें अच्छी नहीं लगी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कि कोई धनी या प्रतिष्ठित आदमी होगा। खरगोश की सी कातर आँखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरनी जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, हाथी जैसी चाल, कोयल जैसी आवाज़। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि इतना ये देश के इतने बड़े बादशाह हैं तो ये ऐसा काम क्यों करेंगे, ऐसा वाली उन्हें क्या शोभा देता है और ये मुझसे क्यों ये काम सीखेंगे। उन्हें उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह से काम से जोड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण ज़रूर बताओ। केशव 10 साल का है, इस उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उम्र पढ़ने लिखने की और खेलने की होती है। और अगर वो केशव काम करता रहता था, इस उम्र में अगर काम करेंगे तो उनका बचपन बेकार हो जाएगा, इसलिए इस उम्र के बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव कहता होगा कि मुझसे आज बादशाह अकबर मिले, उन्होंने मुझे अपने कारखाने में काम करने की कही, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और उन्होंने मुझसे नक्काशी करनी भी सीखी। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम पता करके बताओ। तो नक्काशी जैसा एक काम मैं बताती हूँ, बढ़ईगिरी, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, तो उनके औजार आरी लकड़ी काटने के काम आती है, हथौड़ी कील ठोकने के काम आती है, रंदा लकड़ी घिसने के, जमूर कील उखाड़ने के काम आता है। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं: आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। इसके अलावा और शब्द भी हो सकते हैं जैसे फेविकॉल, क्योंकि प्लाई वगैरह इनको चिपकाने के लिए फेविकॉल की ज़रूरत होती है, और दरवाज़ों के हैंडल, और जब माइका चिपकाई जाती है तो बगल में मोल्डिंग लगाते हैं, तो मोल्डिंग। इस तरह से और भी शब्द हो सकते हैं। आप ये आपस में बात करके शब्दों को इकट्ठे करो। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। अगर आपके यहाँ इन शब्दों के अलावा और भी शब्द इस्तेमाल होते हो तो वो अपने मम्मी पापा से पूछो और आप ये प्रश्न खुद कर सकते हो। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं उन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। चुनाव, चुनना से बना है, तो इसका उदाहरण है अच्छे काम का चुनाव कर लो। पड़ाव, पढ़ना क्रिया से बना है, इसका उदाहरण है आज यहीं पड़ाव डाल लो। बहाव, ये बहना क्रिया से बना है, इसका उदाहरण है नदी का बहाव बहुत तेज़ है। लगाव, ये लगना क्रिया से बना है, इसका उदाहरण है उसे अपनों से बहुत लगाव है। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। बुदबुदाई यानी मन में धीरे धीरे कोई बात बोली, तो ये बुदबुदाई हो गई। फुसफुसाना, धीरे से बोलना, तो ऐसे बोलेगी मीरा अपनी सखी सीमा के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। बड़बड़ाना, अपने मन में धीरे धीरे कोई बात को बार बार बोलना, तो मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती रहती हैं। भुनभुनाना, गुस्से में धीरे से बोलना, तो भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से ये इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। मेरे हिसाब से इसका
आंसर ये हो सकता है कि पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। आपको अगर कोई और आंसर लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।